वेलकम टू कैंडिड इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का पहला रूल देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? पास्ट मतलब होता भूतकाल, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित और टेंस मतलब काल। पास्ट मीन्स भूत और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, यानी भूतवाची अनिश्चित काल इसको कहते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चूंकि पहला रूल पढ़ने चल रहे हैं तो इसकी पहचान जान लेना जरूरी है। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहचान इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। पहचानने सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि इसमें किस तरह का रूल फॉलो किया जाए। ध्यान देंगे, पहचान लिख लीजिए। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए, आ, ई, ए ये दिया होगा। क्रिया के साथ आ, ई, ए मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो या यहाँ लिख सकते हैं ता था दिया रहेगा, ती थी दिया रहेगा, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, आदि आता है, आदि आता है। तो ध्यान देना है, ये पहचान है। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ, ई, ए मिल जाए या फिर उसी क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे मिले। तीनों में से कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये तो पहचान हो गया। जैसे कहा जाए कि कुछ लड़के आज अपने गांव गए, गांव गए। कुछ लड़के आज अपने गांव गए। लास्ट में क्या मिला? गए, ए मिला। कुछ लड़के आज अपने गांव गए। इसके माध्यम से पता चला कि वाक्य के अंत में ए आया। दूसरा वाक्य लेते हैं। जैसे हम कहें कि सुशीला मुझे एक आकर्षक उपहार दी। उपहार मतलब गिफ्ट, उपहार दी। अब इसमें देखिए, सुशीला मुझे एक आकर्षक उपहार दी। अब इसमें देखा जाए तो दी आया। वाक्य के अंत में क्या मिला? दी, दी यानी ई मिला और इसमें ए मिला। इसमें ए मिल गया और इसमें ई मिला, ई बड़ी मिला, ए मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो वाक्य के अंत में उच्चारण करते समय ध्यान देना है। उच्चारण करते समय लास्ट में इस तरीके का भाव दिख रहा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पहचान पूरी हो गई। इसी तरह से कुछ वाक्य और भी ले सकते हैं। जैसे कहा जाए वो जाता था, वह खाता था, वह पढ़ता था, वह प्रतिदिन अपना कार्य समय से पूरा करता था। तो इस तरह से चाहे ता था, ती थी मिले, चाहे आ, ई, ए मिले, ज़्यादातर आ, ई, ए दिखता है ताकि पहचानने में थोड़ा सा भ्रमित किया जाए। परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों आधार पर आपको पहचान प्रकट हुई। अब बात आती है इसके रूल की, इसका नियम क्या होता है। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। अब आ जाते हैं सीधा इसके नियम पर। नियम यानी रूल पर। रूल किसका पढ़ने चल रहे हैं? अफर्मेटिव का सबसे पहले पढ़ेंगे। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ने चल रहे हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में स्वीकारात्मक कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। अब स्वीकारात्मक मतलब क्या हुआ? जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई विरोध न करें, जिसमें किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी न करें, यानी एक्सेप्ट करें, अफर्म करने लायक हो, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लाते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, फिर इसमें V2 को शार्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। V2 मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, V2 रखेंगे। इसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कर्म कहा जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद जो कुछ ज़रूरत होती है, लास्ट में जो कुछ बचा होता है, अन्य शब्दों को लेकर चलते हैं, अदर वर्ड कह देंगे। अब इसको अगर हिंदी में जानना चाहें तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी जो करने वाला होता है, उद्देश्य भी कहते हैं। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया बोलते हैं इसको। बी मतलब वर्ब मतलब क्रिया। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, इसको हिंदी में कर्म के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है, इसको बोलते हैं पूरक के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। पूरक मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी रूप में किसी वर्ब को, किसी शब्द को पूरा करे, उसको हम पूरक बोलते हैं। अदर मीन्स क्या होगा, इसको हम अपनी सुविधा के लिए अन्य शब्द कह सकते हैं। वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंगल से अदर वर्ड कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन टेंस की हैसियत से, ट्रांसलेशन की हैसियत से इससे काम चल जाएगा। इसको हम अदर वर्ड कह करके काम चला सकते हैं। इससे आपका ट्रांसलेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कहें कि कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ आज क्रिकेट खेले। खेले में क्या मिला, देखिए ये मान लीजिए एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ आज क्रिकेट खेले, इसके बारे में इसका ट्रांसलेशन करना है। पहले एक शब्द को पहचान लेते हैं। इस शब्द में सबसे पहले हमको क्या जानना है, देखिए हम पहले भी प्रेजेंट में भी बता चुके हैं, जब भी आपको ट्रांसलेशन करना हो तो ट्रांसलेशन की एक अपनी परिपाटी है, एक अपना रूल है। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम किसी भी वाक्य में कर्ता को पहचानते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट को पहचानते हैं। इसके बाद क्रिया को पहचानते हैं, क्रिया अगर मिल जाती तब कर्म को पहचानते हैं। इसके बाद पूरक पर आते हैं, पूरक के बाद तब जाकर के जो कुछ बचता है उसको अन्य शब्द कह करके काम चला लेंगे। यानी पहले क्रम पर क्या है, कर्ता, दूसरे क्रम पर पहचानेंगे क्रिया को, तीसरे क्रम पर कर्म को, चौथे क्रम पर पूरक को, पांचवें क्रम पर हम पहुंचते हैं अन्य शब्द, यानी जो कुछ बचा होता है उसको लेते हैं। ट्रांसलेशन करने का ये सबसे सहज और सबसे आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम कर्ता, अब इसमें फिर प्रश्न बनता है कर्ता क्या होता है। कर्ता होता है कि जो किसी कार्य को अंजाम देता है, जो किसी गतिविधि को अपनाता है, जिसके द्वारा कोई काम संपन्न होता है, उसी को हम कर्ता बोलते हैं। अगर इससे भी बात न बने तो जिसके बारे में वाक्य में चर्चा हो उसे हम कर्ता या सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखा जाए तो किसके बारे में चर्चा हो रही है, इसमें चर्चा हो रही कुछ लड़कों के बारे में। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश में इसे हम कर्ता के नाम से जानेंगे। आपको बताया गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं, कर्ता पहचानते हैं, और इसके बाद क्रिया यानी वर्ब पहचानेंगे। तो कुछ लड़कों के द्वारा कुछ लड़के इसमें क्या करते हैं, खेलने का काम हो रहा है, यही हो गया क्रिया। इंग्लिश में इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो आप वर्ब कह सकते हैं, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ये कर्ता हो गया। अब इसके बाद जब कर्ता मिल गया और क्रिया मिल गया तो कर्ता और क्रिया के बाद हम आपको क्या बताए, कर्ता क्रिया के बाद बताया गया कि वाक्य में कर्म को पहचानते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, और इधर ये खेले क्या मिला, क्रिया मिल गया। अब इसके बाद हम किसको लेकर चलेंगे, कर्म को। अब एक प्रश्न फिर यहाँ खड़ा होता है कि आखिर हम कर्म कैसे पहचाने, कर्म तक कैसे पहुँचे। ध्यान देना है, कर्म तक पहुँचने का तरीका है कि जहाँ पर क्रिया दी गई होती है, जहाँ वर्ब दिया गया होता है, उसी वर्ब को हम अलग से उसी वर्ब में हम 2 प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न करेंगे क्या, दूसरा प्रश्न करेंगे किसे।
फिर बता रहे हैं, इंग्लिश व्हाट लगा कर लीजिए। अगर इस दोनों बातों से, दोनों प्रश्नों से, दोनों शब्दों से कोई उत्तर मिलता है तो उसे हम कर्म बोलेंगे, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो कुछ लड़कों के द्वारा खेलने का काम हुआ, खेले। अब पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या खेले? आंसर मिला क्रिकेट खेले। यही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। हिंदी में इसी को हम कर्म बोलते हैं। किसे खेले? पता नहीं किसे खेले, यानी एक ही ऑब्जेक्ट मिला। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट मिलता, कभी दो ऑब्जेक्ट मिलता, कभी एक भी नहीं मिलता। तो ऑब्जेक्ट तक यानी कर्म तक पहुंचने का तरीका क्या है? अगर क्रिया दी गई है, उसी क्रिया में हम दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसे के माध्यम से। इससे जो भी आंसर प्राप्त होता है उसी को हम कर्म या ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कर्ता पहचान लिए आप, क्रिया पहचान लिए, कर्म तक पहुंच गए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? पूरक। पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। पूरक को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, दो तरह से हम कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचते हैं। एक तो होता है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। जब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब वो लिंकिंग वर्ब हमेशा आएगा, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगर कोई वर्ब अकेला होता है, कोई वर्ब अपने में पूर्ण होता है, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्दावलियां सेंटेंस में आती हैं, लाई जाती हैं, उसको हम उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा तय कर लीजिए कि जब भी वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई होगी, यानी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब दिया गया होगा, तो कॉम्प्लीमेंट कभी भी क्रिया का हो ही नहीं सकता। जब मुख्य क्रिया नहीं दी गई होती है, लेक्सिकल वर्ब नहीं दिया गया होता, तब जाकर के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की संभावना बनती है। जब लेक्सिकल, इसी को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, यानी जो कर्ता के द्वारा मूल रूप से किया जाने वाली क्रिया होती है, उसी को लेक्सिकल वर्ब या मुख्य क्रिया कहा जाता है। अलग अलग नामों से शार्ट में हम वर्ब बोल देते हैं। तो ये बात, अब इसका मतलब है कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता इसमें। जब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तब कॉम्प्लीमेंट होगा किसका? ये प्रश्न बनता है। ध्यान देंगे, जब किसी भी सेंटेंस में क्रिया को पूरा करने के लिए, क्रिया को संपन्न करने के लिए, क्रिया को पूरा करने के लिए कोई शब्दावली लाई जाती है तो उसको वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, क्रिया का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और जब सेंटेंस में कर्ता को पूरा करने के लिए, कर्ता का साथ देने के लिए कोई शब्द आता है, उसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ देखा जाए, कुछ लड़के खेले, क्रिकेट खेले, और उस कुछ लड़कों के साथ खेलने में कौन साथ दिया? उसके अपने दोस्त साथ दिए। तो जो सब्जेक्ट का साथी बन जाता है, सब्जेक्ट का साथ देता है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। शॉर्टकट में इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट आपसे कोई पूछता है तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि कार्य करते समय सब्जेक्ट का साथ दिया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, कॉम्प्लीमेंट मिला। इसके बाद जो बचता है इसको हम अदर वर्ड कह देंगे ट्रांसलेशन की हैसियत से। वास्तव में अदर वर्ड कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन ट्रांसलेशन की हैसियत से ऐसा बोला जा सकता है। इसको भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की एंगल से पहचानना चाहें तो इसे कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इसको बोलेंगे। लेकिन इस लफड़े में नहीं पढ़ना है, आपको केवल इतना जानना ट्रांसलेशन के एंगल से कि किस क्रम में कैसे शब्दों को पहचानेंगे, कैसे रखेंगे। अब देखिए, हम आपको एक एक वर्ड आइडेंटिफाई करके रख दिए। अब आपका काम है कि इसको रूल देखिए और इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सेंटेंस में रख दीजिए, सेंटेंस अपना ट्रांसलेट हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग हम इसको रखने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, बताते चलेंगे आप अपनी जानकारी के लिए। अब देखिए, रूल क्या कह रहा है। रूल में ये कहा गया है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। देखिए, रूल ये कहा गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट लाते हैं। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कुछ लड़के। अब कुछ लड़के की इंग्लिश जो भी होगी, सोच लीजिए, कुछ लड़के की इंग्लिश होगी सम बॉयज। सम बॉयज, BOYS, सम बॉयज हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद फिर क्या बताया गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है? खेले है। खेलना की इंग्लिश क्या होता है? प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हमेशा सेकेंड फॉर्म रखते हैं, तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड, PLAYED हो गया।
सम बॉयज प्लेड हो गया, कुछ लड़के खेले। अब इसके बाद देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म के बाद फिर क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिसके माध्यम से क्रिया प्रभावित होती है या क्रिया जिसको प्रभावित करती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्रिकेट मिला तो प्लेड क्रिकेट लिख दीजिए, CRICKET प्लेड क्रिकेट हो गया। क्रिकेट के पहले, खेल के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखेंगे। किसी भी खेल के साथ सामान्य रूप में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, द क्रिकेट नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। सम बॉयज प्लेड क्रिकेट, कुछ लड़के क्रिकेट खेले। अब बात आती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट की, अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं। अब अपने दोस्तों के साथ, विथ नीचे कर दे रहे हैं, विथ देयर फ्रेंड्स, विथ देयर THEIR, विथ देयर फ्रेंड। अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि आखिर देयर क्यों लिखा जा रहा है। देयर लिखने के पीछे तर्क ये है कि यहाँ लड़के दिया गया है, लड़के एक से अधिक हैं। जब एक से अधिक सब्जेक्ट होता है, एक से अधिक कर्ता होता है, बहुवचन में कर्ता हो तो अपना की इंग्लिश देयर होता है। अकेला कोई नाउन होता है, मेल हो तो अपना की इंग्लिश हिज होता है, लड़का होता तो हिज लिखते, लड़की होती तो अपना की इंग्लिश हर होता। लड़के दिया गया है तो इसलिए अपना की इंग्लिश के लिए देयर लिखना होगा, विथ देयर THEIR। देयर मतलब उनका मत समझिएगा, अपना। यहाँ जब नाउन प्लूरल होता है, संज्ञा बहुवचन में होती है तो अपना की इंग्लिश के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, रूल है ग्रामर का। तो सम बॉयज प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, विद देयर फ्रेंड्स हो जाएगा, विद देयर फ्रेंड्स होगा। अब क्या बचा, आज। आज की इंग्लिश लिख दीजिए, टुडे, TODAY, टुडे। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो क्या हुआ ट्रांसलेशन, सम बॉयज प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स टुडे। आप ऐसे भी कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, सम बॉयज प्लेड क्रिकेट टुडे, कामा लगा के विद देयर फ्रेंड्स, ऐसे भी किया जा सकता है। यानी टुडे को पहले लिख देंगे तो विद देयर फ्रेंड्स को लास्ट में ले जाएं, कामा लगा दीजिए, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल और देखते हैं इसी रूल पर। अब आपको खुद से करना है छोटा एग्जाम्पल, जैसे सविता मुझे कल एक कलम दी, एक कलम दी। अब इसका ट्रांसलेशन आपको करना है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप, ये हम इसको रखे हैं। कविता क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। इसके बाद क्रिया क्या है, दी, ये वर्ब हो गया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ये क्रिया हो गया। अब हमको क्या पता करना है, इसके पहले भी मैं आपको बताए थे। सबसे पहले सब्जेक्ट पता करेंगे, फिर वर्ब पता करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पता करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट की बारी आती है, कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड। इसी क्रम पर हम शब्दों को आइडेंटिफाई कर लेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अब कर्ता पता चल गया, इसके बाद फिर क्या पता चला, क्रिया। अब तीसरा क्रम क्या है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, इसी क्रिया में दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे क्या, और दूसरा प्रश्न करेंगे किसे। इससे जो भी उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। इससे उत्तर जो मिलेगा इसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। पहले ही बताया जा चुका है, हिंदी में कर्म कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दी एक वर्ब हो गया। अब पहला प्रश्न करेंगे क्या दी, आंसर मिला एक कलम दी, ये आंसर मिला, इसका मतलब इस एक ऑब्जेक्ट एक कलम हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, यही कर्म हो गया। दूसरा प्रश्न कर लीजिए, किसे दी, किसे को उत्तर मिला, मुझे दी, एक कर्म एक ऑब्जेक्ट, ये हो गया। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट, कभी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो दो ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया। कल हो गया अदर वर्ड, अब एक एक वर्ड को पहचान लिया गया। अब इसको ट्रांसलेशन के नियमानुसार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के नियमानुसार रख दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल हम आपको क्या बताए थे, रूल अभी अभी ऊपर बताया गया था। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद अदर वर्ड को, अदर वर्ड के बाद जो कुछ बचता है अदर वर्ड कुल मिला करके। अब सेंटेंस में
सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया सविता, सविता की इंग्लिश लिख देते हैं SAVITA, सविता हो गया। सविता के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे दी, देना की इंग्लिश गिव होता है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगा GAVE, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, गेव हो गया। अब सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट पर आते हैं, ऑब्जेक्ट दो दो दिया गया है। एक नई बात हम आपको बता दें, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो दिया होता है तब उसका एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट को रखने का। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हम पहले भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ दोहरा देते हैं। तो जब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू, जान लीजिए क्या होता है, कैसे रखते हैं, तब ऑब्जेक्ट को रखने का एक तरीका होता, ऑब्जेक्ट बराबर होता, पहले हम लिविंग को रखते हैं, इसके बाद नॉन लिविंग को रखते हैं। नॉन लिविंग को ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस नियम से हम रख देंगे, यानी पहले लिविंग वाले को रखेंगे फिर नॉन लिविंग को रखेंगे। तो पहले लिविंग को रखते हैं, लिविंग वाला क्या है, मुझे, मुझे की इंग्लिश होगा मी। नॉन लिविंग क्या है, निर्जीव क्या है, एक कलम, आ पेन हो गया, आ पेन लिख दिया, एक कलम। इसके बाद फिर देखिए, यानी ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए, कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं गया है। अदर वर्ड में क्या मिला, कल, बीता हुआ कल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे हो गया। इस तरह से सेंटेंस को रख दिए। अब कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट दिया होता है तो इस ऑब्जेक्ट को हम आपको बताए, पहले सजीव वाले को रखेंगे, इसके बाद निर्जीव को रखेंगे। अगर इस क्रम को बदलना चाहें, इस क्रम को हम परिवर्तित करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी नॉन लिविंग को पहले रखना चाहें तो आप नॉन लिविंग को रख सकते हैं, लिविंग को बाद में रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या होगी, यहाँ पर लिविंग वाला बॉर्डर पर जाएगा तो टू का प्रयोग करेंगे, यानी अगर हम नॉन लिविंग को पहले रखेंगे, नॉन लिविंग को पहले रखेंगे, इसके बाद लिविंग को रखेंगे तो आप रख सकते हैं इस विधि से भी, लेकिन यहीं पर टू लगाना पड़ेगा इसके पहले, लिविंग से पहले। तो इस रूल से भी हम रख सकते हैं। तो चलिए दूसरे रूल का भी प्रयोग आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सविता, SAVITA, सविता के बाद क्या हो गया, गेव हो गया। इसके बाद फिर अ पेन कर देंगे, सविता गेव अ पेन। अब लिविंग वाले को हम बाद में रख रहे हैं तो इसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड दे देंगे, यानी टू का प्रयोग करेंगे, टू मी करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। इसके बाद स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे। अब ये सेंटेंस एकदम सही है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाता है कि स्पॉटिंग एरर के रूप में सविता गेव अ पेन, टू को गायब कर दिया जाता है। अगर टू नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पॉटिंग एरर आ जाएगी, सेंटेंस त्रुटि हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिया जाता है, लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाए तो टू के साथ लाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट अगर अकेला आता तो उसके साथ टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल आप लोगों ने देखा, इसका एग्जाम्पल पढ़ा और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई त्रुटि अब नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग इतनी देर से क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको पसंद आई हो लाइक कर दीजिए,
जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि कोई भी वीडियो हम यहाँ से डिलीवर्ड करें, कोई भी क्लास लें तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल सके और समय से एक्टिव होकर इसका लाभ ले सकें। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिसको जो इंग्लिश को बहुत टिपिकल मानते हैं, कठिन मानते हैं, उनको शेयर करिए, उनको बताइए इंग्लिश बिल्कुल कठिन नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का अपना अंदाज होता है, आपको कहाँ कठिन लगा। तो इस तरह से आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए। आगे हम फिर अगली क्लास में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जो लोग नए हों उनके लिए सूचना है कि प्लेलिस्ट आप खोलिए, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट का पूरा रूल दिया गया है, पास्ट का ये रूल है, इसी क्रम में आगे मिलता रहेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप लोग नियमित रूप से बने रहिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।